Good morning, students. Today we have to read from section 4. Did women have a revolution? कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? We have to read from page number 18, first paragraph. और इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस सोसाइटी में जो परिवर्तन आ रहे थे, जो चेंजेस आ रहे थे, तो उनमें महिलाओं का क्या योगदान था, उन्होंने कैसे समाज में परिवर्तन लेकर आई वो। और जब सभी जो मेन थे वो फ्रंटियर पे लड़ने के लिए चले गए थे युद्ध में, तो उनके बाद बच्चों की लुक आफ्टर के लिए जो लेडीज थी वो बाहर निकली, घरों की दहलीज से बाहर निकली और उन्होंने खुद काम किया बाहर आकर। और उसके बाद उन्होंने अपनी डिमांड्स कैसे रखी, राजनीतिक क्लब उन्होंने बना लिए। इन राजनीतिक क्लब के अंदर वो सारे अपने डिस्कस करती थी जो भी उनके इंटरेस्ट के लिए सही लगता था उनको, कि वो कैसे उनकी डिमांड रखेगी सरकार के सामने, और उनको क्या ये राइट जो बाकी सब लोगों को मिल गए थे, क्या महिलाओं को भी ये मिले। इस सेक्शन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरुआत से ही महिलाओं ने बहुत एक्टिव रूप से, यानी कि एक सक्रिय रूप से पार्टिसिपेंट किया था हर एक घटना में, और जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस लेकर आई फ्रांस के समाज में। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, और उनको ये उम्मीद थी कि उनका शामिल होना इस क्रांति में क्रांतिकारी सरकार को प्रेशराइज करेगा, दबाव डालेगा, टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, कि वो उनके जीवन में सुधार करने के कुछ उपाय सामने रखे। मोस्ट वीमेन ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। तीसरे एस्टेट की जो ज़्यादातर महिलाएं थी उनको लिविंग भी खुद ही कमानी पड़ती थी। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, उनको एक तरह से दर्जिन के रूप में या कपड़े धोने के वाली जो होती हैं उनके रूप में, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फूल फल और सब्जियां बेचने के रूप में एट द मार्केट, बाजार में, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस, और इसके साथ ही उनको घरों में एक घरेलू नौकरानी के रूप में भी लगाया जाता था। इन प्रोस्पर्स पीपल, हाउसेज ऑफ प्रोस्पर्स पीपल, यानी कि जो अमीर लोग होते थे उनके घरों में। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, ज़्यादातर महिलाओं की पहुंच नहीं थी शिक्षा तक, और जॉब ट्रेनिंग, ना ही उनको जॉब का नौकरी का प्रशिक्षण था कि कैसे काम किया जाए। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, और केवल या तो जो कुलीन वर्ग थे उनकी बेटियां, या फिर थर्ड एस्टेट के जो सबसे अमीर व्यक्ति थे उनकी बेटियां ही कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, और उसके बाद उनके परिवार उनका विवाह कर देते थे। वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, और इन्हीं काम करने वाली महिलाओं को अपने परिवार की केयर भी करनी पड़ती थी। दैट इज कुक, फैच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, जैसे कि खाना पकाना, पानी लेकर आना, ब्रेड के लिए लाइन में खड़े होना और अपने बच्चों की देखभाल करना। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन, और उनका वेतन भी आदमियों की बजाय कम होता था। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. और महिलाओं ने अपने इंटरेस्ट को एक तरह से आवाज़ देने के लिए या लोगों के सामने उसको उठाने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल क्लब बनाने और न्यूज़पेपर निकालने शुरू कर दिए। अबाउट 60 वीमेंस क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। लगभग 60 अलग अलग महिलाओं के क्लब अलग अलग शहरों में फ्रांस के एक तरह से सबके सामने आए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम, और सबसे फेमस उनमें एक था जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। वन ऑफ देयर
मेन डिमांड्स वाज दैट वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। और उनकी सबसे एक ही महत्वपूर्ण मांग थी, डिमांड थी कि जो अधिकार आदमियों को दिए गए हैं, पुरुषों को दिए गए, वही महिलाओं को भी दिए जाएं। वीमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। और महिलाएं 1791 के संविधान से बहुत उदास थी, क्योंकि इस संविधान ने उनको पैसिव सिटीजन के रूप में मान्यता दी थी, यानी कि उनको उनकी जो पोजीशन थी वो पैसिव सिटीजन की बना दी थी। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। और अब वो मांग कर रही थी कि उनको वोट का अधिकार मिले, उनको असेंबली में इलेक्ट होने का अधिकार मिले और उनको पॉलिटिकल ऑफिस यानी कि राजनीतिक पद भी मिले। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और वो ये समझती थी, ये महसूस करती थी कि केवल तभी उनके हित नई सरकार में उनके हितों को रिप्रेजेंट किया जाएगा या उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वीमेन। और शुरुआत के सालों में क्रांतिकारी सरकार ने कानून पास किए औरतों के जीवन को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। सरकारी स्कूल उनके लिए बनाने के अलावा सभी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग जो थी, स्कूली शिक्षा, वो कंपल्सरी कर दी गई, जरूरी कर दी गई। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और अब उनके फादर यानी कि लड़कियों के फादर अब उनकी इच्छा के खिलाफ उनका विवाह नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली। अब मैरिज एक अनुबंध बना दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, जिसको कोई फ्रीली उसमें एंटर करेगा, यानी कि जब भी उसकी इच्छा होगी तब वो इससे करेगा। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और यह नागरिक कानून के तहत रजिस्टर होगा। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। तलाक को कानूनी वैधता दी गई। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वीमेन एंड मैन। और अब ये दोनों के लिए ही अप्लाइएबल होगा, यानी कि महिलाएं या फिर पुरुष दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब महिलाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। और अब वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी और छोटे छोटे बिजनेस भी चला सकती थी। वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हावेवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। महिलाओं का जो संघर्ष था समान राजनीतिक अधिकारों के लिए, वो आतंक के शासन के दौरान भी जारी रहा। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेन्स क्लब। और इस आतंक के शासन के टाइम में क्या हुआ कि जो नई सरकार थी उसने कुछ कानून जारी किए, कानून बनाए। ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेन्स क्लब कि महिलाओं ने जो क्लब बनाए हैं उनको बंद कर दिया जाए। एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और महिलाओं की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर भी बैन लगा दिया। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड। बहुत सारी जो मुख्य एक लीडर थी, वीमेन लीडर थी, उनको अरेस्ट किया गया। एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। और उनमें से बहुत सारी तो एग्जीक्यूट की गई, यानी कि उनको फांसी दी गई। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. महिलाओं के आंदोलन वोटिंग राइट के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, यानी कि वोट के अधिकार के लिए और एक समान वेतन के लिए, वो अगले 200 सालों तक जारी रहे दुनिया के बहुत सारे देशों में। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। और एक अंतर्राष्ट्रीय सफरेज मूवमेंट चला। सफरेज मूवमेंट था वोट के लिए आंदोलन। और उसके माध्यम से ये वोट के लिए जो फाइट थी वो ऐसे ही जारी रही ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लास्ट वाला हिस्सा और जो 20वीं शताब्दी थी उसके शुरुआत तक ये ऐसे ही जारी रहा। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। और ये राजनीतिक गतिविधियां जो फ्रेंच वीमेन कर रही थी या फ्रांस की महिलाओं की जो राजनीतिक गतिविधियां थी
उनका एग्जाम्पल इन क्रांतिकारी सालों के दौरान एक तरह से एक इंस्पायरिंग मेमोरी बनी रही, या एक तरह से इसको हम ये कह सकते हैं कि एक प्रेरणादायक याद बनी रही कि उन्होंने किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। और 1946 में अंत में महिलाओं को फ्रांस में वोट डालने का अधिकार मिल गया। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का अंत। स्लेवरी जो है वो एक दास व्यापार है, और दास व्यापार ये अफ्रीका से होता था। अफ्रीका से जहाज़ों में भरकर दास लाए जाते थे। ये लोग बहुत गरीब होते थे और इनसे बागानों में काम कराया जाता था, प्लांटेशन के अंदर इनसे काम कराया जाता था। ये शिप में भर के पूरे अटलांटिक को क्रॉस करके, अटलांटिक ओशन को, और फिर अमेरिका और यूरोप के देशों में इनको बेचा जाता था मार्केट में। तो ये जो स्लेवरी थी 17वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी, और एक तरह से ये यूरोपियन सोसाइटी और अमेरिका, इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्लेव खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। तो इसका अंत कैसे हुआ, इस एबोलिशन ऑफ स्लेवरी में हम इसको पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम, जैकोबिन के शासन का एक बहुत क्रांतिकारी सामाजिक सुधार वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दासता का अंत। इन द फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रांस की कॉलोनीज में, कॉलोनीज जो होती थी वो उन देशों को कहते थे जिनके ऊपर फ्रांस का कब्जा था। जैसे कि इंग्लैंड का कब्जा जो था वो भारत के ऊपर था, तो भारत या इंडिया फ्रांस इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी, कॉलोनियल, इसको कॉलोनियल कंट्री इनको कहते थे। तो फ्रांस की कॉलोनीज में स्लेवरी को खत्म किया गया, और ये जैकोबिन रिजाइम के टाइम में हुआ। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, जो कॉलोनीज थी कैरेबियन में, उनके नाम थे मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो, वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज। इनसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती थी, सच एज टोबैको, इंडिगो, नील को कहते हैं, सुगर एंड कॉफी। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन, रिलक्टेंस होती है जब इच्छा नहीं होती, टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड्स। यूरोपियन जो थे वो दूर की जगहों पर, या फिर जो अनफैमिलियर होते थे जिनको वो जानते नहीं थे, ऐसी जगह पर वो जाने की इच्छा नहीं करते थे। मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन, और इसका मीनिंग ये था कि उनके प्लांटेशन में मजदूरों की कमी हो जाती थी। सो दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए एक त्रिकोणीय स्लेव ट्रेड किया गया, एक दास व्यापार शुरू किया गया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17वीं सेंचुरी, ये दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डे और नांते टू द अफ्रीकन कोस्ट। फ्रांस के जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो पोर्ट होती है बंदरगाह, वो बोर्दे और नांते से अफ्रीका कोस्ट तक जाते थे समुद्री जहाज लेकर। वेयर दे बोट स्लेव्स, जहां वो दासों को खरीदते थे, फ्रॉम लोकल चीफटेन, वहां के स्थानीय सरदारों से। ब्रांडेड मतलब उनको दाग दिया जाता था उनकी पहचान करने के लिए। एंड शेकल्ड का मतलब उनको जंजीरों में बांधना। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, दाग कर और जंजीरों में बांधकर इन दासों को जहाजों में टाइटली, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में इनको पैक किया जाता था। फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज, और 3 महीने की लंबी यात्रा होती थी फिर अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन, अटलांटिक को क्रॉस करके कैरेबियन जो देश थे अमेरिका के आसपास, वहां इनको ले जाया जाता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, और फिर वहां उनको जो प्लांटेशन यानी कि बागान मालिक थे उनको बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर सुगर, कॉफी एंड इंडिगो। और जो इन दासों की जो मजदूरी थी, उसी से ही
यूरोप के जो बाजार थे उनमें बढ़ती हुई डिमांड शुगर की, कॉफी और इंडिगो की, उस बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जाता था। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डे एंड नांते ओन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। और ये जो पोर्ट सिटी थी बोर्डे और नांते, ये इसीलिए ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी, ये ज़्यादा इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ रही थी, आर्थिक रूप से ये समृद्ध हो रही थी सिर्फ बढ़ते हुए दास व्यापार की वजह से। थ्रू आउट द 18th century देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा या जो दास व्यापार था उसकी ज़्यादा निंदा नहीं हुई। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। और जब नेशनल असेंबली एक तरह से आई या उसने एक नया संविधान प्रस्तुत किया तो उसमें बहुत सारे लंबे डिबेट हुए, लंबी बहस हुई कि क्या जो आदमी को मौलिक अधिकार मिलेंगे क्या वो फ्रांस के सभी लोगों को दिए जाएं, जिसके अंदर कॉलोनीज भी शामिल हो। बट कॉलोनीज कौन सी, जो एक तरह से फ्रांस के अधीन जो देश थे, क्या उनमें भी वो अधिकार लोगों को मिलने चाहिए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। पर नेशनल असेंबली ने कोई कानून पास नहीं किया, फियरिंग ओपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन whose incomes depended on the slave trade। और ये क्यों नहीं पास किया, क्योंकि उनको उन बिजनेसमैन से, उनके बिजनेसमैन के ओपोजिशन से यानी कि उनके विरोध से डर लगता था जो इस स्लेव ट्रेड के ऊपर जिनकी इनकम डिपेंड थी, यानी कि दास प्रथा के कारण जिनकी आमदनी होती थी उनसे उनको डर लगता था। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। और अब 1794 में जो एक न्यू गवर्नमेंट बनी थी जिसका नाम था कन्वेंशन, उसने सभी फ्रांस के जो उपनिवेश थे उनमें दासों को फ्री कर दिया था। दिस हावेवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। और ये भी एक थोड़े टाइम के लिए ही हुआ। 10 years लेटर, 10 साल के बाद क्या हुआ, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन ने फिर दास प्रथा को शुरू कर दिया। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम। अब सारे जो बागान मालिक थे उनको आज़ादी मिल गई, एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज। अफ्रीका के निग्रोज को, निग्रो मतलब ब्लैक पीपल वहाँ के, उनको वो एनस्लेव कर सकते थे, अपना दास बना सकते थे अब, इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने आर्थिक हितों को चलाने के लिए। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। और फ्रांस के जो उपनिवेश थे यानी कि फ्रांस के अधीन जो देश थे उनमें दास प्रथा का जो अंत हुआ वो 1848 में जाकर हुआ, यानी कि काफी लंबा टाइम लगा इस दास प्रथा को खत्म होने में। ये काफी लंबा लेसन था और अब सिर्फ एक सेक्शन इसका रह गया। इट टेक्स 1 day मोर टू कंप्लीट। कल ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे जो आपको राइट और लर्न करने हैं। थैंक यू।